नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन लैब असिस्टेंट के रसायन विज्ञान से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम का जो पहला चैप्टर है, सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो है, वहाँ से अपन स्टार्टिंग करेंगे इसकी, और उसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। आप लोग चाहें तो साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आप लोग नोट्स भी जो है साथ में मैं बोलता हूं, तो आप लोग चाहे तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से रिलेटेड चलेंगे अपन। तो इसमें दो चैप्टर एक साथ मिक्स है। पहला है परमाणु संरचना और दूसरा आवर्त सारणी। परमाणु संरचना के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है परमाणु और अणु। परमाणु मीन्स एटम और अणु मीन्स मॉलिक्यूल। तो एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु तथा अणु क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो परमाणु के बारे में अपन सबसे पहले यही कहते हैं कि एक बंदा था जिसका नाम था डाल्टन, है ना, डाल्टन, जिसने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया। परमाणु शब्द जो है, टर्म, वो सबसे पहले डाल्टन ने दिया। और डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, इनडिवाइजिबल है, यानी इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सिंपल परिभाषा के आधार पे अगर पूछें तो मैं आपको क्वेश्चंस लेवल से बताऊंगा। इसके ऊपर सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ना, कौन सा कथन परमाणु के बारे में सही नहीं है या कौन सा कथन परमाणु के बारे में सही है। तो परमाणु के बारे में पहला स्टेटमेंट यही है कि परमाणु की परिभाषा होती है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है ना, उसे अपन एटम बोलते हैं। और ये शब्द सबसे पहले डाल्टन ने दिया। दूसरी बातें अगर अपन देखें परमाणु के बारे में, तो परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण होता है। और जब परमाणु आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा परमाणु जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो एक पदार्थ की बड़ी इकाई बनती है। जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो पदार्थ की नई इकाई बनती है और उस नई इकाई को अपन कहते हैं अणु। अणु मीन्स मॉलिक्यूल। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनने वाली बड़ी इकाई को अणु कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अणु को विभाजित किया जा सकता है, वापस ये परमाणुओं में टूट जाएगा, यानी ये एक विभाज्य कण है, डिवाइजिबल पार्टिकल। इसको अपन और छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, वापस अणु से परमाणु बन सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, पहला डिफरेंस अणु में और परमाणु में यह है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, जबकि अणु जो है वो एक विभाज्य कण है। उसको अपन दो या दो से ज्यादा परमाणुओं में वापस तोड़ सकते हैं। तीसरी बात परमाणु और अणु के बारे में यह है, अणु को ही ले लेते हैं। अणु जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक अणु होता है जो दो समान परमाणुओं से बना हुआ होता है, उसे अपन बोलते हैं समद्विपरमाणुक अणु। समद्विपरमाणुक अणु, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडाइएटॉमिक मतलब एक ऐसा अणु जिसमें उपस्थित दोनों परमाणु एक समान हो, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन या क्लोरीन, है ना, या ब्रोमीन। तो जिसमें उपस्थित कण जो हैं वो अगर एक समान होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, होमोडाइएटॉमिक, यानी समद्विपरमाणुक अणु। और यदि इनमें दोनों परमाणु समान न हो तो इसे अपन बोलते हैं विषम द्विपरमाणुक अणु। विषम द्विपरमाणुक, हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। विषम द्विपरमाणुक अणु, हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से कुछ स्पेशल एग्जाम्पल में आ जाते हैं, जैसे कि HCl,
या जैसे HF है ना, होमोडाइएटॉमिक, मतलब दो परमाणु होंगे लेकिन दोनों परमाणु अलग अलग होंगे तो कहेंगे विषम, और दोनों समान होंगे तो कहेंगे सम। तो अणु दो प्रकार के होते हैं, होमोडाइएटॉमिक और हेटेरोडाइएटॉमिक। अब आगे बढ़ते हैं परमाणु के बारे में। नेक्स्ट लाइन अपन क्या कह सकते हैं, तो देखो परमाणु के बारे में पहला कथन तो ये हो गया, दूसरा कथन अणु के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट बात, अगर अपन कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको पूछा जाएगा, तो उसका सही आंसर आपको देना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हैं, तो एक लुक में तो अपने को क्या दिखता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, अणु। ये अणु भाग ले रहे हैं, है ना, अणु। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किसके बीच में होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है परमाणुओं के द्वारा, न कि अणुओं के द्वारा। अणु तो केवल एक माध्यम है परमाणु को भेजने का, है ना, क्योंकि परमाणु मुक्त तो रह नहीं सकता, इसलिए उसको भेजने का माध्यम है अणु। अभिक्रिया जब होगी तो ये हाइड्रोजन टूटेगा और दो परमाणु बनाएगा, वैसे ये क्लोरीन टूटेगा, दो परमाणु बनाएगा, फिर ये हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से जुड़ेगा और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा HCl का निर्माण करेगा। इसका मतलब आपका पॉइंट क्या हो गया, आपका पॉइंट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु। परमाणु कोई भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, भाग लेता है। अणु नहीं लेता है, ध्यान रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अणु भाग ले रहा है, लेकिन अभिक्रिया परमाणुओं के बीच में होती है, अणुओं के बीच में नहीं होती है। अणु तो स्थायी होते हैं, परमाणु अस्थायी होता है। अगला स्टेटमेंट भी आपका यही है, अणु और परमाणु में से स्थायी कौन है, तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु जो है इसका कभी भी मुक्त अवस्था में स्थायित्व संभव नहीं है, यानी कि फ्री स्टेट में जो है, मुक्त अवस्था में परमाणु नहीं रह सकता, ये कभी भी फ्री नहीं रह सकता, मुक्त अवस्था में इसका स्थायित्व संभव नहीं है। सिर्फ एक आध जगह पे इसका अपवाद है, और वो अपवाद है अक्रिय गैसों में। अक्रिय गैसों के परमाणु कैसे रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन बाकी सभी परमाणु कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़कर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु का मुक्त अवस्था में अस्तित्व, आइडेंटिटी इन द फ्री स्टेट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एटम। तो इसको आप मुक्त अवस्था में नहीं रख सकते। नेक्स्ट और एक बात बताएं परमाणु के बारे में, तो अपन कहते हैं कि परमाणु जो है वो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो है वो हमेशा, परमाणु सदैव संरक्षित रहता है, परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। दैट मीन्स एटम्स ऑलवेज कंजर्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो परमाणु जितने पहले क्रियाकारक में थे उतने ही परमाणु वापस उत्पाद में बनेंगे, कहीं पर भी परमाणु का लॉस नहीं होगा अभिक्रिया में। कहने का मतलब है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के अंदर संरक्षित रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल वाइज बताऊं, जैसे ये है H2 + 3H2 + N2, 3H2 + N2, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर बना रहे हैं अमोनिया 2NH3। तो यहां पर भी परमाणु हाइड्रोजन के दो हैं, है ना, 2 और इंटू 3 तो 6 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं। वापस उत्पाद को अगर देखें तो यहां पर भी नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं और हाइड्रोजन के परमाणु 6 हैं। इसका मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम है, कभी भी परमाणु नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, इसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। परमाणु को कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो आप बना सकते हो हाथ में लेके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न ही आप उसको नष्ट कर सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया मैंने क्लियरली लिखा है ना। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हर पॉइंट में एक एक अपवाद आएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कोई अपवाद नहीं आएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सदैव संरक्षित रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा याद करें तो कुछ अभिक्रियाएं और भी होती हैं। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शंस।
यूरेनियम टूट के जो है बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है ना, उन्हें कहते हैं नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में परमाणु संरक्षित नहीं रहता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु कभी भी संरक्षित नहीं रहता है। यूरेनियम जब टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बना देता है, यानी परमाणु का वापस आगे आपको यूरेनियम नहीं मिला। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में अपन कह सकते हैं परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है। आप नया परमाणु बना रहे हो, कौन सा? बेरियम और क्रिप्टॉन। और कौन सा परमाणु नष्ट हो रहा है? यूरेनियम। तो उन अभिक्रियाओं में ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक पॉइंट की बात अपन और करें परमाणु के बारे में, तो अपन कह सकते हैं, देखो मैं वापस एक बार क्लियर कर देता हूं। परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण है। परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु का मुक्त अवस्था में स्थायित्व संभव नहीं है। बट कहां पर संभव है? तो अपन कह सकते हैं किसको छोड़कर? अक्रिय गैसें। इस चीज का क्या है? अपवाद। इनर्ट गैसेस में ये नहीं होता है। अक्रिय गैसें अपवाद है, वो मुक्त अवस्था में रहती है। और परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। कोई भी अभिक्रिया में परमाणु कभी मरेगा नहीं और नया परमाणु आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिला के बना नहीं सकते। किसको छोड़कर? नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर। दैट इज ऑल अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु के बारे में। तो इसमें सवाल पूछा भी गया है एग्जाम में कि कौन सा स्टेटमेंट परमाणु के बारे में सही है, जिसे अपन सही कहेंगे। तो अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में होंगे तो आप इजीली उस सवाल का आंसर दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। आप साथ में इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या साथ में नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। वैसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ऐप के अंदर। आगे की बात करते हैं। आपके सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस, आपके सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट सिलेबस का है परमाणु किसका बना हुआ होता है, यानी कि परमाणु के मूलभूत फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं। तो ध्यान रहे, पहला सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट सवाल ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा परमाणु का मूलभूत कण नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में ध्यान रखिएगा कि परमाणु में 3 कण हमेशा मौजूद होते हैं, जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ई, पी और एन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एक परमाणु को छोड़कर बाकी सारे परमाणुओं में ये 3 कण तो कंपलसरी है। अगर ये कण नहीं है तो इसका मतलब वो परमाणु ही नहीं है, वो एक जगह पे नहीं होता। और वो अपवाद जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका अपवाद है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो होता है, प्रोटॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता। तो परमाणु के मूलभूत कण की बात करें तो आप सिंपल आंसर में लिख सकते हैं कि परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि बाकी वाले जो कण हैं वो होते नहीं है, वो आप क्रिएट कर सकते हो, बनाते हैं उनको। रासायनिक अभिक्रियाओं से तो नहीं बनते, लेकिन वो बन सकते हैं किससे? नाभिकीय अभिक्रियाओं से। नए कण जैसे कि पोजिट्रॉन, P+, या न्यूट्रॉन की जगह पे न्यूट्रिनो, है ना, या म्यू, तो मेसॉन, अलग अलग प्रकार के दूसरे जो कण हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, वो बना सकते हैं। उनको मूलभूत कण में शामिल नहीं करेंगे। मैं इसको आपको एक डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको ज्यादा इजी और बेटर तरीका लगेगा। देखिएगा, एक परमाणु जो है उसके केंद्र में एक भारी धन आवेशित भाग होता है। परमाणु एक खोखला गोला होता है और केंद्र में एक भारी धनावेशित भाग होता है। इस भारी धनावेशित भाग को नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस। आपका सेकंड टॉपिक यही है, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। रदरफोर्ड ने सबसे पहले परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड का जो एक प्रयोग था, उस प्रयोग का नाम था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से न्यूक्लियस की खोज की थी, परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको, प्रकीर्णन प्रयोग। आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। नाभिक की खोज का श्रेय इसको जाता है। नाभिक में परमाणु के 2 मूलभूत कण होते हैं, है ना। इनमें परमाणु के 2 मूलभूत कण होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे वाले को बोलते हैं न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दो कणों से मिलकर बना होता है नाभिक, न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो है ये सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी थी वो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन, सबसे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक कौन से तत्व पर की थी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल आपको एनसीईआरटी बुक 11th क्लास में लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, यही प्रयोग था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, लेकिन वो प्रयोग किया गया था बेरिलियम पर। तो बेरिलियम जो तत्व है, बेरिलियम धातु होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, उस बेरिलियम बोरॉन कोटेड, बेरिलियम बोरॉन कोटेड है ना, बोरॉन की फिल्म चढ़ी हुई थी उसके ऊपर, उसके द्वारा इसने सबसे पहले परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की। दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। बेरिलियम पर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। और इसके चारों तरफ का जो ये खाली भाग है गोला, इस खाली भाग को परमाणु के अंदर कहा जाता है कोश। इसके खूब सारे नाम हैं, इसे कोश भी कहते हैं, शेल, या इसे ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल, शेल एनर्जी लेवल, या इसे एक और नाम दिया जाता है कक्ष। याद रखना, कक्षक नहीं बोला है मैंने बोला है कक्ष, और कक्ष का मतलब होता है ऑर्बिट इंग्लिश में। ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट, दोनों में फर्क है, तो उस पर सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, या इनमें से कौन सा अंतर सही है कक्ष और कक्षक के अंदर। कक्षक अपन आगे पढ़ेंगे। तो कोश, ऊर्जा स्तर या कक्ष, ये बाहर का जो गोला है ना, जिसको अपन कक्षक या जिसको अपन कक्ष या कोश कहते हैं, इस कोश के अंदर ऋण आवेशित कण चक्कर लगाते हैं, और इन ऋण आवेशित कण को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, और उनको आज अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जिसकी खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया। तो इलेक्ट्रॉन नाम इस बंदे ने नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को यही याद है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो नाम भी उसी ने दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बोला, प्रोनाउंस किया इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, इसे अपन ऋण आवेशित कण का नाम स्टोनी ने दिया था इलेक्ट्रॉन। दो बातें आपको भैया सब में याद रखनी है ना, दो बातें सब में याद रखनी है अपने को, और वो दो बातें हैं चार्ज और मास। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है चार्ज, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा -1.6 10⁻⁻19 कूलम। मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि यही सवाल पूछा जाएगा और वो स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे ज्यादातर, और वो होगा कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन वो कूलम में नहीं दिया हुआ होगा, उसकी जगह ESU दिया हुआ होगा। तो वो भी आपको याद रहे, इलेक्ट्रॉन का ESU में चार्ज कितना होता है, 10⁻⁻10 ESU, 4.8 इंटू 4.8 इंटू 10⁻, ठीक है ना, 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत इकाई। तो स्थिर वैद्युत इकाई में 4.8 10⁻⁻10। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको। सेकंड जो थिंग है अबाउट द इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो हो गई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आवेश के बारे में। और दूसरी बात आपको याद रखनी है द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। फिक्स्ड वैल्यू है, सीधा सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा,
वो किलोग्राम और ग्राम में उलझाएंगे आपको, तो वो आपको देखना है कि किलोग्राम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम ग्राम में करना है, इंटू 1000 कर दो, 10 की घात -28 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10 की घात -31, बहुत कम है ये, 0.000000, कभी 30 तक जीरो चलेंगे, 31 तक, फिर कहीं जाके 0.91 आएगा। तो अपन यूं कहेंगे कि बहुत ही कम द्रव्यमान है, और इस द्रव्यमान को क्या मान लिया जाता है? नगण्य, नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है। इसलिए जब भी अपन परमाणु भार की बात करते हैं ना, कि किसी परमाणु का भार कितना है, परमाणु भार, उस समय अपन सिर्फ इन दो चीजों को जोड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको उसमें शामिल नहीं करते हैं। कारण क्या है? इसका द्रव्यमान जोड़ो चाहे मत जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, बहुत ही कम द्रव्यमान है, इन दोनों की तुलना में बहुत कम है। ठीक, अब इन दोनों की बात करते हैं, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, आप लोग साथ में चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, मैं यहां लिख देता हूं इंडिविजुअली दोनों को। सबसे पहला है प्रोटॉन। दो ही बातें याद रखनी है, डिस्कवरी मैंने वहां लिख दी है, प्रोटॉन की खोज जो थी गोल्डस्टीन ने की थी, और दूसरी बात इसका चार्ज कितना होता है, तो सेम टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज यानी आवेश 1.6 10 की घात -19 कूलम, लेकिन वो माइनस में नहीं होता, किस में होता है? प्लस में होता है। ये एक धन आवेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। और आगे बढ़ाएं इसको, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान के बारे में अपन कहेंगे, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो लगभग उसकी तुलना में ज्यादा भारी है ये, -31 छोटा होता है, -27 थोड़ा बड़ा है, तो इसका द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है, 1.67 10 की घात -27 किलोग्राम। और ये परमाणु का कैसा मूलभूत कण है? ये परमाणु का धनात्मक मूलभूत कण है, या अपन कह सकते हैं धनावेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक बच गया अपने पास, और वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को भी मैं यहीं लिख देता हूं, दूसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की सबसे पहले डिस्कवरी जो थी वो जेम्स चैडविक ने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी आवेश रहित है, आवेश रहित, न्यूट्रल पार्टिकल कह सकते हो आप इसको, न्यूट्रल पार्टिकल यानी उदासीन कण। ये परमाणु का एक उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है, उदासीन ही लिख देता हूं मैं उसको। तो ये एक परमाणु का उदासीन कण है, लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर 1.67 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। तो लगभग इसका चार्ज, आवेश जो है वो लगभग बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के। बट ध्यान रखिए, मैं आगे पढ़ाऊंगा उस समय मैं इस वर्ड को भी वापस यूज करूंगा, हल्का सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से। पीछे वाले पॉइंट्स में तो जो है डिफरेंस होता है, ये हल्का सा भारी है और ये उससे हल्का सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों को क्या मानते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन इज जस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। लेकिन आगे काम में लूंगा इस वर्ड को, तब ये अलग हो जाएगा, उस समय दोनों में एक चीज आएगी, डी ब्रोगली, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये हल्का सा भारी होता है किससे? न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन हल्का होता है और न्यूट्रॉन उससे स्लाइटली हैवी होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इन तीनों मूलभूत कणों के लिए द्रव्यमान का क्रम आप क्या बना सकते हो? सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद द्रव्यमान किसका होगा? प्रोटॉन का। और प्रोटॉन से भी ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा? न्यूट्रॉन का। यह द्रव्यमान इसमें इस वजह से आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होने की वजह से यह हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन से। तो यह आपके सिलेबस का पहला टॉपिक था, परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। और इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो ये आपको बड़ी आसानी से इजीली और एक साथ सारे पार्टिकल्स दिखेंगे, याद रखने में आसानी रहेगी। चलिए और मैं बता देता हूं कुछ वर्डिंग्स
जो आपके काम आ सकती है एग्जाम में। परमाणु में नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान कभी कभी इस तरह के कण भी बनते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं E माइनस होता है ना, E, तो E माइनस की जगह कभी कभी ऐसे कण भी बन जाते हैं जिनके ऊपर होता है प्लस चार्ज, E प्लस। E प्लस को बोलते हैं पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पोजी मीन्स पॉजिटिव धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ट्रॉन, तो पोजिट्रॉन का मतलब है धनावेशित इलेक्ट्रॉन। होता नहीं है परमाणु में, नाभिक के अभिक्रियाओं के थ्रू बन जाता है पोजिट्रॉन। तो जब सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक डिस्कवरी वाला वर्ड आप याद रख लीजिएगा वो वर्ड ये है, इसकी डिस्कवरी CD एंडरसन ने की थी, CD एंडरसन। ठीक है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये एक चीज का फर्क है, वो है चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 और पोजिट्रॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की घात -19। तो मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास E बराबर होता है मास E प्लस के। E माइनस का मास E प्लस के बराबर होगा, लेकिन चार्ज में धनावेशित हो जाएगा, +1.6 10 की घात -19 कूलम आएगा। ठीक है, तो ये एक और कण था, लेकिन ये मूलभूत कण में नहीं है। मूलभूत कण में 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से परमाणु में नहीं होता है? हाइड्रोजन के अंदर एक चीज नहीं होती है, और वो चीज कौन सी है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी तीनों कण इसमें मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड पॉइंट तो नहीं है, वो सिलेबस में डिनोट तो नहीं किया, लेकिन मूलभूत कण आ गए तो वो पॉइंट भी आ गया। और वो पॉइंट ये है, जो इंपॉर्टेंट सवाल भी बन सकता है एग्जाम में। नाभिक के अंदर 2 चीजें होती है। कौन कौन सी 2 चीजें होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रहे, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल है। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इनको सम्मिलित रूप से एक नया नाम दिया जाता है, उस नए नाम को कहते हैं न्यूक्लियॉन। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो वो भी आप याद रखना। सबसे पहले ये शब्द दिया था मोज़ले ने, हेनरी मोज़ले। मोज़ले ने सबसे पहले न्यूक्लियॉन शब्द दिया, और न्यूक्लियॉन का मतलब होता है P+N। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उससे पहले इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट कि 2 चीजें आती है परमाणु में। जब अपन किसी भी परमाणु को लिखते हैं तो उस पर 2 चीजों को लिखना कंपलसरी हो जाता है, और वो 2 चीजें कौन सी होती है? एक को अपन कहते हैं परमाणु भार, और एक को अपन कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो 2 वर्ड्स आते हैं, इन 2 वर्ड्स का नाम है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या। एक ही बात है, आजकल द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, पहले परमाणु भार बोलते थे। परमाणु भार मीन्स एटॉमिक मास, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एटॉमिक मास। और दूसरा वर्ड है जिसका नाम है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एक कहलाता है मास नंबर और एक कहलाता है एटॉमिक नंबर। ये 2 चीजें परमाणु के लिए उपयोगी हैं। आपके एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा जाएगा, जैसे अभी 2nd ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ था सवाल एक, तो अपने को भी पूछ सकते हैं। कोई एक परमाणु दे दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्रोटॉन दे दिए, और आपको पूछ लिया कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। या उसका परमाणु भार दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, न्यूट्रॉन पूछ लिए, कोई एक चीज उसमें से, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी परमाणु को अपन किससे डिनोट करते हैं? एक्स। एक्स उसका सिंबल है, प्रतीक है। और उस प्रतीक के नीचे लेटेस्ट फैशन में, जो अभी की फैशन जो है, उसमें कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, नीचे तो लिखा जाता है Z और ऊपर लिखा जाता है A, एक ही तरफ, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली। जबकि पुराने स्टाइल में अपन इसको ऐसे लिखते थे, एक तरफ लिखते थे Z और एक तरफ लिखते हैं A। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा सही है, Z और A। अब ये बीच में जो है, इसे तो अपन कहेंगे परमाणु का सिंबल। जैसे हाइड्रोजन है तो H, ऑक्सीजन है तो O, आयरन है तो Fe। तो ये बीच में तो आ गया प्रतीक X। नीचे जो लिखा है Z, इस Z का मतलब क्या होगा? तो Z का मतलब है परमाणु क्रमांक।
Z मीन्स एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो तो आपका परमाणु उदासीन होना चाहिए। आप यूं बोल सकते हैं इसको, परमाणु क्रमांक का मतलब है किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, पहले से चार्ज नहीं हो, प्लस माइनस नहीं हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या प्रोटॉन तो कभी चेंज होते ही नहीं है, अगर उसके ऊपर चार्ज भी लगा दोगे तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए बोलते समय अपन बोलेंगे कि परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को एक साथ अपन कह सकते हैं Z है, क्योंकि दोनों का नंबर हमेशा बराबर होता है अगर परमाणु आपका उदासीन है तो। अगर उदासीन नहीं है तो फिर ये नंबर चेंज होगा, ठीक है। दूसरा है A, और उस A का मतलब है परमाणु भार, A का मतलब है परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक मास। और इसका मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हैं, और उन प्रोटॉनों के अंदर जोड़ लीजिएगा न्यूट्रॉनों को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या परमाणु भार कहते हैं। ये A कहलाता है, ऊपर लिखा जाता है और Z लिखा जाता है नीचे। मतलब अपन इन दोनों से ये कर सकते हैं क्या कि Z है, अगर मैं इसको A में से घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। A का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसमें से वापस घटा दिया Z, यानी प्रोटॉन वापस निकाल दिया, तो प्रोटॉन वापस निकाल दिया तो पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया अपने पास न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल के साथ इसको फिनिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बना के दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया कि एक तत्व, एक कोई एलिमेंट है, एक तत्व है, और उस तत्व का जो परमाणु भार दे दिया गया आपको, एक तत्व का, तत्व के एक तत्व के द्वि ऋणात्मक या ऋणायन, द्विऋणायन, डबल एनायन -2, डबल एनायन, द्विऋणायन का परमाणु क्रमांक 16, जबकि परमाणु भार 32 है, 32 है। तो इसमें उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उपस्थित P, N, E की संख्या लिखिए। कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, संख्या लिखिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले तो परमाणु भार देखिए। परमाणु भार आपको दिया हुआ है 32, यानी कि A दिया हुआ है 32, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 16, तो न्यूट्रॉन तो सीधे ही आ जाएंगे। 32 में से 16 गए, 16 न्यूट्रॉन। तो पहली चीज तो अपन ने डायरेक्टली निकाल ली सीधे ही कि कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो अपने पास आ गया आंसर n बराबर A माइनस Z। A दिया हुआ है 32, Z है उसका 16, दैट मीन्स नेट आंसर आपका आएगा न्यूट्रॉन की संख्या 16। अब बताना है प्रोटॉन, और अपन जानते हैं प्रोटॉन की संख्या का मतलब है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है? 16। तो परमाणु क्रमांक अगर 16 है तो उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 16 होगी, ठीक है।
प्रोटॉन की संख्या 16। अब लास्ट में बच गया अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी, क्योंकि आपको साफ दिया हुआ है वो परमाणु नहीं है उदासीन, वो है एक द्विऋणात्मक आयन, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी -2 है। तो पहले उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, और -2 आ गया। माइनस आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। द्विऋणात्मक मतलब -2, यानी 2 उसके ऊपर और आ गए, 2 और आ गए, तो 16 और 2 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो सकती है, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या में कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर अभिक्रिया रासायनिक है, अगर अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया है, तो फिर इन प्रोटॉन की संख्या पे और न्यूट्रॉन की संख्या पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है तब उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज पे फर्क पड़ेगा और वो है इलेक्ट्रॉन। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.